हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। एचएम की हमारी बिजनेस स्टडीज़ का सेकंड चैप्टर चल रहा था। सेकंड चैप्टर था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और इसके हम पहले दो वीडियो में थोड़ा सा चैप्टर इसको समझ चुके हैं। आगे हम फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूल जो था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। हेनरी फ्यूल इनका पूरा नाम है। इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और क्या क्या इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए उनके बारे में बात करेंगे। तो हेनरी फ्यूल जो थे 1841 में इनका जन्म हुआ था और 1925 में इनकी डेथ हो गई थी। तो हेनरी फ्यूल जो थे ये एक बहुत ही शार्प माइंडेड इंसान थे जो फ्रांस के रहने वाले थे, और इन्होंने 19 साल की उम्र में 1860 में माइनिंग इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर ली थी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जब ग्रेजुएशन कर ली थी तो इसके बाद ये एक कंपनी में, इन्होंने माइनिंग कंपनी थी उसमें इन्होंने काम स्टार्ट किया, और उस कंपनी में धीरे धीरे इनका प्रमोशन हुआ और इन्हें मैनेजमेंट की तरफ लेके चले गए। ठीक है, इसके बाद 1888 से 1918 तक इन्होंने 30 साल तक उस पद पर काम किया। कंपनी को इनको उस पद पर ले जाने का एक ये रीज़न था कि उस टाइम कंपनी बिल्कुल डूबने वाली थी, कंपनी बिल्कुल बंद होने की कगार पर थी, कंपनी का जो मैनेजमेंट था बिल्कुल ख़राब हो रहा था। तो कंपनी ने हेनरी फ्यूल को इस पद पर अपॉइंट किया। ठीक है, इसके बाद कंपनी ने जब इनको अपॉइंट किया तो हेनरी फ्यूल ने बहुत सारे प्रिंसिपल दिए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उन एक्सपेरिमेंट की बदौलत ये हुआ कि 30 साल बाद कंपनी को देखा गया कि कंपनी में बहुत बड़ा चेंज हो गया, कंपनी एक बहुत ही बड़ी कंपनी बन गई। लेकिन फ्यूल ने जो चेंजेस किए थे, जो चीज़ें थी, फ्यूल ने एक उनको प्रिंसिपल बना दिया था। ठीक है, फ्यूल ने अभी हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ये सारी चीज़ें फ्यूल ने ही दी थी। फ्यूल ने ही इनका वो करा था, और फ्यूल ने ही इसके बाद ये प्रिंसिपल लिखे थे। तो फ्यूल एक बहुत शार्प माइंडेड थे, इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है। इन्होंने जो प्रिंसिपल दिए थे उनकी बात करें हम, सबसे पहले इन्होंने प्रिंसिपल दिया था डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क के बारे में अगर हम बात करें, फ्यूल जी का कहना यह था कि भाई अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट लें, और उसको जब छोटे छोटे पार्ट में आप बांट देंगे तो वो काम जल्दी होगा और सही होगा। उदाहरण के तौर पर आप ये ले लीजिए कि बैंक में जैसे आप जाते हैं और उसमें एक मैनेजर होता है और बहुत सारे वर्कर होते हैं। सबका काम वर्करों का अलग अलग होता है और मैनेजर का अलग काम होता है। अगर मैनेजर सबको हटाकर सारा काम खुद करे तो ये बताइए कि क्या काम बिल्कुल सही होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा। तो डिवीज़न ऑफ वर्क यही था कि फ्यूल जी ने ये कहा था कि भाई आप काम को बांट दीजिए छोटे छोटे हिस्सों में, और उसके बाद आप देखेंगे कि काम अच्छा भी होगा और काम जल्दी भी होगा। इसके बाद दूसरा इनका जो प्रिंसिपल्स था वो था ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी ये था कि भाई आप अगर किसी को रेस्पॉन्सिबल बना रहे हैं किसी काम के लिए तो उसे आप थोड़ी सी ऑथोरिटी भी दें। अगर आप कम ऑथोरिटी देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप ज़्यादा ऑथोरिटी देंगे तो ये नुकसान देने वाली। तो जितनी आप उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो किसी काम की, उतनी ही आप उसको ऑथोरिटी दे दें। इसको हम एक उदाहरण से ऐसे समझते हैं कि भाई मान लीजिए आप किसी फैक्ट्री में अपने वर्कर, अपने एक जो उसका सुपरवाइज़र था उसे आपने कह दिया कि भाई आपको 100 स्कूटर बनाने हैं एक दिन में। अब 100 स्कूटर बनाने के बाद आपने उसे कह तो दिया कि भाई 100 स्कूटर बनाने हैं, लेकिन आपने उसे कह दिया कि ये सारा रॉ मटेरियल है, ये सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपने उसे प्रोवाइड करा दी और आप कहकर चले गए। लेकिन बीच में क्या हुआ कि वो जो रॉ मटेरियल था वो ख़त्म हो गया। तो उसने क्या करा, आपने उसे अगर अथॉरिटी नहीं दी तो उसने क्या करा, काम बंद करा और बैठ गया। तो अगर आप उसे अथॉरिटी दे देते कि भाई रॉ मटेरियल भी खरीद लेना अगर रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया, तो आप उसकी अगर इतनी सी अथॉरिटी दे देते तो काम आपका नहीं रुकता। तो फ्यूल जी ने यही कहा था कि अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी में कि आप अगर किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो किसी काम की तो उसे उसके मुताबिक जितनी हो सके उतनी अथॉरिटी भी दे दें। इसके बाद तीसरे उसकी अगर हम बात करें तीसरे प्रिंसिपल्स की, तो यह था डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है कि भाई अगर किसी कंपनी में काम करने वाले वर्कर हैं और उनमें डिसिप्लिन नहीं होगा तो इसमें कंपनी का ही बहुत बड़ा नुकसान है, और लोअर से लेके टॉप तक के जो लेवल होते हैं कंपनी में, उसमें भी आपका ये चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। इसको एग्जांपल से इस तरह समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई कंपनी में वर्कर एक छोटा सा, और उसके ऊपर एक टॉप लेवल में कोई अधिकारी या मिडिल लेवल में कोई अधिकारी है।
तो आपने अगर उस वर्कर ने कुछ गलती कर दी और कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक उस पर कोई सज़ा बनती है, आपने उसको सज़ा दी, आपने उसकी सैलरी काट ली, आपने उसका काम रोक दिया, आपने कुछ भी कर दिया उसके साथ, और यही अगर कोई गलती मिडिल लेवल का कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी करता है और आपने उसके साथ कुछ नहीं किया, तो ये बहुत ज़्यादा गलत होगा। तो डिसिप्लिन में यही था कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में आप डिसिप्लिन रखें, शुरू से लेकर ऊपर तक के टॉप के जो लेवल होते हैं सबको रूल्स और रेगुलेशन सबके लिए बराबर हों, सबको बराबरी से देखा जाए, और अगर कोई गलती करता है तो सबके लिए बराबर कानून हो। ठीक है, तो डिसिप्लिन में यही था। इसके बाद फोर्थ की अगर हम बात करें, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब था भाई, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम करने वाले वर्कर हैं और आपने उनको कोई सेल्स वाला था और एक कर्मचारी था जो प्रोडक्शन कर रहा था, एक सेल्स मैनेजर था, एक वो था जो प्रोडक्शन बनवा रहा है। ठीक है, दो चीज़ें समझ लीजिए। सेल्स वाला कह रहा है, पहले आपको जो प्रोडक्शन वाला था मैनेजर, वो कह रहा है कि भाई आपको थोड़ा स्लो काम कर दीजिए, रॉ मटेरियल कम है, तो ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल से एकदम ख़त्म हो जाए, आप ठाली बैठ जाएं, ऐसा ना हो, तो थोड़ा स्लो काम करिए ताकि रॉ मटेरियल आ जाओ और फिर हम अपना काम जारी रखें। और सेल्स मैनेजर आके उनसे ये कह रहा है कि भाई काम तेज़ी से करें ताकि जो हमारी जो डिमांड है वो पूरी हम कर सकें। तो ये जो ऑर्डर दिए गए हैं इसमें कर्मचारी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ कमांड का ये है कि आप अगर किसी एम्प्लॉय को कोई डायरेक्शन दे रहे हैं, कुछ ऑर्डर दे रहे हैं, तो सिर्फ एक हो ताकि वो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, एक टाइम पर एक ही ऑर्डर दिया जाए ताकि वो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ कमांड यही था। तो ये थी आज की वीडियो। आगे इसके 10 जो प्रिंसिपल्स हैं वो अगली वीडियो में समझेंगे। तो ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ आएगी।